दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। बादशाह अकबर और बीरबल की नई मजेदार कहानी वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। दरबारी बीरबल से बहुत ही जलते थे और यह नहीं चाहते थे कि बादशाह से बीरबल के संबंध अच्छे रहें। दरबारियों ने बादशाह से कहा, हुजूर, आप हर बात बीरबल से ही पूछा करते हैं, हमें कोई महत्व नहीं देते हैं। इससे हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। शहंशाह अकबर बोले, आप लोगों की शिकायत गलत है। बीरबल कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह बहुत ही चतुर और समझदार हैं। कोई भी उनकी बुद्धिमत्ता के आगे ठहर नहीं सकता। यही कारण है कि हम कोई भी काम बीरबल से पूछकर करते हैं। शहंशाह अकबर की यह बात दरबारियों को पसंद नहीं आई। वे बीरबल से और भी ज्यादा नाराज हो गए। बादशाह ने दरबारियों को शांत बैठे देखा, तब उन्होंने कहा, अगर तुम सबको ऐसा लगता है कि तुम सब बीरबल से अधिक चतुर और बुद्धिमान हो, तो आज तुम सबकी बुद्धिमानी की परीक्षा ली जाएगी। तुम में से जो भी इस परीक्षा में पास होगा, उसे बीरबल का स्थान मिल जाएगा। इतना बोलकर शहंशाह ने 2 हाथ लंबी दुलाई मंगवाई। अब बादशाह ने दरबारियों की तरफ देखते हुए कहा, देखो, मैं लेट जाता हूँ और तुम सब एक एक करके मेरा शरीर इस दुलाई से ढकने का प्रयास करो। मेरे शरीर का कोई भी अंग खुला नहीं रहना चाहिए। जो भी दरबारी मेरा पूरा शरीर इस दुलाई से ढक देगा, उसे ही बीरबल की जगह पर रखा जाएगा। दरबारियों को मन ही मन हंसी आ गई कि भला यह भी कोई दिमाग वाला काम है। यह काम तो कोई भी कर देगा। बादशाह भरे दरबार में लेट गए। एक एक करके सभी दरबारी बादशाह को दुलाई ओढ़ाने आए, लेकिन कोई भी दरबारी उनके पूरे शरीर को दुलाई से ढक न सका। अब बादशाह उठ खड़े हुए और बोले, देखी आपने अपनी बुद्धिमानी, क्या अपनी इसी बुद्धिमानी पर आप सबको इतना अभिमान था? अगर बीरबल यहाँ होते तो अवश्य ही इसी दुलाई से मेरा शरीर ढक देते। जब आप में से कोई एक भी इतना छोटा सा काम नहीं कर सकता, तो दिमाग वाला काम क्या करोगे? यह कहकर बादशाह ने बीरबल को दरबार में बुलाया और बीरबल के हाथ में दुलाई देकर सारी बात बता दी। बादशाह पहले की तरह ही दरबार में लेट गए। बीरबल ने दुलाई को गौर से देखा, वह बहुत ही छोटी थी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आप अपने पैर सिकोड़ लें। बादशाह के पांव सिकोड़ने पर बीरबल ने दुलाई से उनका सारा शरीर ढक दिया। फिर बीरबल ने बादशाह से कहा, उतने पांव फैलाइए जितनी लंबी चादर हो। बादशाह बीरबल के इस विचार से गदगद हो गए और दरबारियों से कहा, बीरबल की चतुराई तुम सबने देख ली न। अब तो किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। शर्मसार दरबारी शहंशाह से माफी मांगकर चुप हो गए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, बादशाह अकबर अभी आकर दरबार में बैठे ही थे कि तभी दरबार में एक कसाई और एक तेली आपस में बहस करते हुए आ गए। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, देखो यह क्यों बहस कर रहे हैं? जी हुजूर, कहते हुए बीरबल उठ खड़े हुए और पूछा, तुम दोनों में से शिकायत लेकर कौन आया है? तेली थोड़ा आगे बढ़कर बोला, शिकायत लेकर मैं आया हूँ, हुजूर। हाँ, तो झगड़े का कारण क्या है? बीरबल ने पूछा। तेली रोनी सी सूरत बनाकर बोला, हुजूर, मैं अपनी दुकान पर बैठा बही खाता देख रहा था। उसी समय कसाई ने आकर मुझसे तेल मांगा। मैंने इसे तेल दे दिया और चला गया। फिर मैं बही खाता देखने लगा। कुछ समय बाद जब मेरी नजर सामने गई तो पैसों की थैली गायब थी। मुझे इस कसाई पर संदेह हुआ और मैं दौड़ा दौड़ा इसके पास गया तो मैंने अपनी थैली इसके हाथ में देखी। मैंने इससे अपनी थैली मांगी तो इसने थैली देने से मना करते हुए कहा कि यह थैली इसकी है। मैं सच बोल रहा हूँ, हुजूर। अब आप ही इंसाफ करें। बीरबल ने कसाई से पूछा, तुम्हारा क्या कहना है? कसाई डरी सहमी आवाज में बोला,
हुजूर, मैं जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। हुजूर, मैं अपनी दुकान पर बैठा पैसे गिन रहा था, तभी यह तेली रोज की तरह तेल बेचने के लिए आया। इसकी दुकान मेरी दुकान से 2-3 दुकानों की दूरी पर है। पैसों की थैली मैंने पास में ही रखी थी। इसके जाने के बाद जब मेरी थैली नहीं दिखी तो मैंने दौड़कर इसे पकड़ा और इसके हाथ से अपनी थैली छीन ली। सच्चाई यही है हुजूर। इस बात का गवाह खुदा है। अब सही या गलत का इंसाफ आपको करना है। बीरबल ने पैसों की थैली अपने पास रख ली और उनसे कहा, फैसला कल होगा। तुम दोनों घर जाओ। उन दोनों के चले जाने के बाद बीरबल ने थैली के पैसे धुलवाए तो उनमें तेल थोड़ा सा भी नजर नहीं आया, बल्कि मांस की दुर्गंध आई, जिससे उन्हें यकीन हो गया कि यह थैली और पैसे दोनों ही कसाई के हैं। दूसरे दिन दरबार लगा। दरबार में कसाई और तेली हाजिर हुए। बीरबल ने उन्हें अपना फैसला सुनाया तो तेली चीखने चिल्लाने लगा। बीरबल ने सिपाही से कहा, तेली की पीठ पर 100 कोड़े बरसाए जाएं। बीरबल ने जैसे ही उसे कोड़े लगाने का हुक्म दिया, उसने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पैसों की थैली कसाई को दे दी गई। तेली को दंडित करके छोड़ दिया गया। बादशाह ने कहा, बहुत खूब बीरबल, हम तुम्हारे इस न्याय से बहुत खुश हैं। झूठ कभी छिपता नहीं है, वह एक दिन पकड़ा ही जाता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, एक गरीब आदमी ने नींद में सपना देखा कि उसने अपने दोस्त हरिराम से 100 रुपए उधार लिए हैं। सुबह जब वह बिस्तर से उठा तो उसने स्वप्न के बारे में अपने दोस्तों को बताया। इस तरह यह बात चारों तरफ फैल गई कि घनश्याम ने हरिराम से 100 रुपए उधार लिए हैं। हरिराम को जब यह बात मालूम हुई तो वह घनश्याम के पास पहुंचकर बोला, मैंने तुम्हें जो 100 रुपए दिए थे मुझे वापस कर दो। घनश्याम आश्चर्य से बोला, यह तुम क्या कह रहे हो? वह तो स्वप्न की बात थी। हरिराम बोला, देखो, इनकार न करो। गवाही सैकड़ों लोग दे सकते हैं। तुमने स्वयं सबसे यह बात कही है। रुपए लेना तुमने खुद स्वीकार किया है। दोस्त, वह तो सपने की बात थी। सपने की बात सच थोड़े ही होती है, घनश्याम ने कहा। हरिराम भौहें चढ़ाकर बोला, मैं कुछ नहीं जानता। जब तुमने रुपए लेना स्वीकार कर लिया है तो तुम्हें रुपए देने ही पड़ेंगे। अगर तुम रुपए नहीं दोगे तो मैं यह मामला बादशाह अकबर के दरबार में ले जाऊंगा। घनश्याम इतना गरीब था कि उसके पास तो कभी 100 रुपए होते ही नहीं थे। वह 100 रुपए देता भी तो कैसे देता? वह बहुत ही परेशान हो गया और डर गया। आखिर मामला बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने यह मामला बीरबल को सौंपते हुए कहा, बीरबल, अपनी चतुराई से सही न्याय करो। बीरबल ने दोनों पक्षों की पूरी बातें सुनी, गवाहों की बातें सुनी, फिर 100 रुपए गिनकर एक थैली में रखे और हरिराम के सामने उस थैली को सरकाते हुए एक आईने के सामने इस तरह से रखी कि थैली का प्रतिबिंब आईने में साफ दिखने लगा। आईने की ओर इशारा करते हुए बीरबल ने ऊंचे स्वर में कहा, हरिराम, तुम आईने से अपने रुपए ले सकते हो। हरिराम आश्चर्य से बोला, हुजूर, आईने में दिखाई देने वाले रुपए को मैं कैसे ले सकता हूँ? बिल्कुल सही कहा। बीरबल बादशाह की ओर देखते हुए बोले, सपना भी तो एक प्रतिबिंब की तरह ही होता है। फिर सपने में उधार लिया गया रुपया कैसे वापस किया जा सकता है? हरिराम, तुमने झूठा आरोप लगाकर दरबार का समय बर्बाद किया है। अतः तुम पर 20 रुपए का जुर्माना किया जाता है ताकि तुम भविष्य में कभी ऐसी गलती न करो। बीरबल के इस न्याय से बादशाह बहुत प्रसन्न हुए। लालची हरिराम को लेने के देने पड़ गए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक दिन शीतकाल में कुछ लोगों के साथ बादशाह हवा सेवन के लिए नगर से बाहर निकला।
वह घूमते दो एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचा जहां एक पुराना जलकुंड जल से लबालब भरा हुआ था। उस कुंड पर आदमियों व जानवरों का समागम भी बहुत कम था। बादशाह ने अपना हाथ कुंड में डुबोया। उसका जी सन्न हो गया। उस मैदान के तालाब का जल हवा और उसके प्रभाव से अत्यधिक शीतल हो रहा था। बादशाह बड़ा रसिक और बहादुरों की कदर करने वाला था। अतएव अपने साथियों के परीक्षार्थ बोला, आप लोगों में कोई ऐसा भी वीर है जो इस जलकुंड में धंसकर एक पहर रात्रि तक खड़ा रहे? किसी को बादशाह के प्रश्न का उत्तर देने का साहस न हुआ। आखिरकार फिर बादशाह ने एक दूसरी घोषणा की। उसने कहा, जो कोई आज इस तालाब के जल में गले तक डूबकर रात्रि भर खड़ा रहेगा, उसको 50,000 रुपये बतौर पारितोषिक के दिए जाएंगे। फिर भी कोई मनुष्य उस जानलेवा देवा कर्तव्य के लिए उद्यत न हुआ। तब उसी गिरोह का एक ब्राह्मण जो वस्त्रा भाव के कारण अर्धनग्न हो रहा था, बढ़कर सबसे आगे आया। उसने अपने मन में सोचा, रोज रोज की यातना से एक दिन में ही कष्ट सहकर प्राण त्याग देना उत्तम है। मैं किसी दिन भर पेट अन्न खाकर नींद भर नहीं सोता, रात दिन गरीबी की आग में जला करता हूँ, तो क्यों न इसी बहाने प्राण त्याग दूं। यदि ईश्वर सहायक हुआ तब तो कहना ही क्या है। इस पुरस्कार से आजन्म सुखपूर्वक निर्वाह करूंगा। फिर बादशाह से अपना दोनों हाथ जोड़कर बोला, पृथ्वीनाथ, मुझे आपकी शर्तें मंजूर हैं। बादशाह ने कहा, अच्छी बात है। यदि तू अपने कौल का सच्चा निकलेगा तो मैं तुझे 50,000 रुपयों के अतिरिक्त बहुत सा वस्त्राभूषण भी इनाम में दूंगा। तालाब के चारों तरफ बादशाह ने संतरियों का पहरा बैठा दिया। फिर वह दीन ब्राह्मण नंग धड़ंग होकर उस जल में बैठा और राम राम करके सारी रात बिता दी। जब सबेरा हुआ तो रुपए लेने की लालच से अपनी गीली धोती निचोड़ता हुआ गिरता पड़ता दरबार में हाजिर हुआ। साथ में वे सब पहरे के संतरी भी थे। बादशाह ने संतरियों से ब्राह्मण के सच्चे झूठे के निस्बत साक्षी ली। सबों ने एक स्वर से उसका सच्चा होना स्वीकार किया। बादशाह ने ब्राह्मण को रुपए देने की आज्ञा दी। मसल मशहूर है, तेली का तेल जले और मशालची को पीड़ा हो, परिश्रम किसने की और पुरस्कार कौन देगा, इसका ख्याल न कर कुछ कुटिल दरबारी जल गए और वे इस उपाय में लगे कि येन केन उपायन इसको यह द्रव्य न मिले। उनमें से एक सर्वश्रेष्ठ कुटिल चुपके से उठकर एक संतरी से जा मिला और उसे उल्टी सीधी सिखाकर बादशाह के यह सन्मुख खड़ा किया। वह बोला, पृथ्वीनाथ, यह ब्राह्मण तो जल में कंडा हो गया होता, परंतु इसने एक चालाकी की थी जिससे जीता बच गया। सामने पहाड़ पर आग जल रही थी, यह उसो को देखता हुआ उसकी गर्मी के सहारे से खड़ा रह गया। बादशाह बोला, क्यों, क्या यह संतरी सच कह रहा है? इस पर एक दूसरे संतरी ने भी हामी भर दी। तब बादशाह उस ब्राह्मण से बोला, देखो तुम अपने कौल पर नहीं रहे बल्कि अग्नि को देखकर रात बिताया है, अतएव तुमको पुरस्कार के रुपए नहीं दिए जाएंगे। उस उपस्थित मंडली में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं निकला जो उस दीन की सहायता करता। आखिरकार रोता बिलखता हुआ बीरबल के घर पहुंचा। उसका आद्योपांत समाचार सुनकर बीरबल ने उसे ढांढस दिया और उसे चुपचाप घर जाकर बैठने की सम्मति देकर विदा किया। दूसरे दिन जब बीरबल को दरबार जाने का समय हुआ तो एक नई तरकीब सोचकर निकाली। मार्ग में एक नदी का तट मिला, वहीं पर रुककर झटपट पड़ोस के गांव से एक बड़ा लंबा बांस मंगवाया और उसके सिरे पर एक काली हड़िया बांधकर उसमें पानी और थोड़ा दाल चावल छोड़कर बांस के तने को जमीन पर गाड़ दिया और उससे सटकर आग जलाना शुरू किया। जब दरबार के समय बादशाह अपनी सभा में आया तो बीरबल अनुपस्थित था। वह उसके आने की प्रतीक्षा करने लगा। जब इस प्रकार घंटों हो गया और बीरबल नहीं आया तो उसे चिंता हुई और तुरंत बीरबल को बुलाने के लिए एक द्रुतगामी दूत को भेजा। बीरबल के घर पहुंचकर उस सिपाही को विदित हुआ कि बीरबल नदी तट पर किसी कार्यवश गया है। वह सीधे नदी तट की तरफ मुड़ा
और वहां पहुंचकर बीरबल से बादशाह की आज्ञा सुनाकर बोला, आपको बादशाह शीघ्र बुला रहे हैं। बीरबल ने कहा, भाई थोड़ी सब्र कर, फिर चलता हूँ। सिपाही बोला, यह आप क्या कर रहे हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, क्या तू इतना भी नहीं समझता? मैं खिचड़ी पका रहा हूँ। सिपाही बीरबल के चरित्रों से परिचित था, अतएव उसने उसमें कुछ रहस्य की बात समझकर हंसता हुआ चला गया। दरबार में पहुंचकर उसने बीरबल का सारा वृतांत कह सुनाया। बादशाह बीरबल से मिलने के लिए और भी उत्सुक हुआ। कुछ समय और प्रतीक्षा करने पर जब वह न आया, तब उसे बुलाने के लिए एक दूसरे आदमी को भेजा। वह भी वही पहले सा सूखा उत्तर लेकर लौटा। बादशाह मिनट दो पर उसे बुलाने को आदमी भेजने लगा, परंतु बीरबल सबको यही एक उत्तर देकर लौटाता, भाई खिचड़ी पका रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। बादशाह को बीरबल की बाट निहारते निहारते कई घंटे हो गए और दरबार का सारा काम इसी आवाजाही के कारण बंद रहा। बीरबल की ऐसी धृष्टता बादशाह को असह्य हो गई और वह क्रोध में परिणत होकर बोला, बाह, मुझे प्रतीक्षा करते करते कई घंटों का समय व्यतीत हो गया और अभी तक उसकी खिचड़ी न पकी। मैं स्वयं चलकर उसकी खिचड़ी देखता हूँ। बादशाह कुछ लोगों को साथ लेकर स्वयं उस स्थान पर गया जहाँ महाशय बीरबल की खिचड़ी पक रही थी। अजीब दृश्य था। ऊपर बांस के सिरे में बंधी हुई एक काली हाड़िया टंगी थी और वह नीचे घास सुलगाकर खिचड़ी पका रहा था। बादशाह बोला, बीरबल, यह तू क्या कर रहा है? बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, खिचड़ी पका रहा हूँ। बादशाह, मैं देखता हूँ कि आज तुम्हारा दिमाग घूमा हुआ है। भला आकाश में हड़िया टांगकर कहीं जमीन पर घास सुलगाने से खिचड़ी पक सकती है? बीरबल, गरीब परवर, जिस प्रकार एक कोस की दूरी से अग्नि की उष्णता देखकर ब्राह्मण जल में रात्रि समय जीवित रह सकता है, उसी प्रकार मेरी खिचड़ी भी थोड़ी देर में परिपक्व हो जाएगी। बादशाह बीरबल की इस दृष्टांत भरी खिचड़ों से प्रसन्न हो गया और बोला, बीरबल, अब मैं भली भांति समझ गया, तुम्हारा कहना सत्य है, अतएव दरबार में चलो। ब्राह्मण को शर्त के अनुसार इनाम दिया जाएगा। बीरबल तो केवल उतने ही के लिए नया नाटक तैयार किए हुए था। जब उसकी मंशा बर आई तो उठकर बादशाह के साथ दरबार को गया। बादशाह ने सिपाही भेजकर उस ब्राह्मण को बुलावाया और उसको अपनी घोषणा के अनुसार द्रव्य और वस्त्राभूषण देकर विदा किया। वह बीरबल को कोटि कोटि धन्यवाद देता हुआ अपने घर चला गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, एक धनवान कंजूस व्यक्ति की तारीफ में एक कवि कविता लिखकर उससे मिला और कवि ने अपनी कविता बड़ी शान से पढ़कर उसे सुनाई। वह कंजूस समझ गया कि यह कवि उससे कुछ लेने के लिए ही यहाँ आया है। प्रशंसा में कविता पढ़ना तो एक बहाना है। कंजूस ने सोचा कि क्यों न मैं भी इसे अपनी बातों से खुश करके यहाँ से जाने पर मजबूर कर दूं। यह सोचते हुए वह कंजूस बोला, बहुत खूब कवि महोदय, आपने मेरी तारीफ में बहुत अच्छी कविता लिखी है। कल आप आइए, मैं आपकी मुराद अवश्य पूरी करूंगा। कवि वापस चला गया। कंजूस बहुत ही खुश हुआ कि चलो बला टली। कुछ देना न पड़ा और बात भी बन गई। दूसरे दिन कवि कुछ धन पाने के लालच में कंजूस से मिलने आया। कवि पर नजर पड़ते ही कंजूस बोला, तुम कौन हो भाई? किससे मिलना है? यह कहकर कंजूस ने ऐसा नाटक किया जैसे उसने कवि को कभी देखा ही न हो। कवि आश्चर्य से चौंकते हुए बोला, महोदय, आप यह क्या कह रहे हैं? कल ही तो मैं आपसे मिला था और आपकी तारीफ में खूबसूरत सी कविता भी लिखकर सुनाई थी। आप इतने कम समय में ही मुझे भूल गए। कंजूस बोला, कल की बात आज करने से कोई लाभ नहीं। जैसे कल तुमने मुझे कविता सुनाई वैसे ही मैंने भी अपनी मीठी मीठी बातें तुम्हें सुना दी थीं। न तो तुमने मुझे कुछ दिया और न मैंने तुम्हें कुछ दिया। हिसाब बराबर हो गया।
अब तुम मेरा पीछा छोड़ो। कंजूस के इतना कहने पर वह कवि वहां से सीधे घर आया और अपने एक दोस्त के साथ बीरबल से मिला और अब तक जो हुआ था वह सब बीरबल को बता दिया। बीरबल बोले, कवि महोदय, आप एक हफ्ते के बाद अपने इस दोस्त को उस कंजूस के यहाँ भेजना। जब आपका दोस्त कामकाज के बहाने उससे मित्रता कर ले तब किसी दिन उसे घर पर आने का निमंत्रण देना। उस दिन मुझे भी बुला लेना, लेकिन इतना अवश्य ध्यान रहे कि उसे केवल न्योता देना है, खाना नहीं खिलाना है। बीरबल यह कहकर दरबार के कामकाज में तल्लीन हो गए। कवि का मित्र कुछ ही रोज में कंजूस से काफी घुल मिल गया। जब मित्रता गाढ़ी हो गई तब एक दिन कंजूस को उस व्यक्ति ने खाने का निमंत्रण दिया। कंजूस ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। बीरबल और कवि को भी इसकी खबर कर दी। कवि वेश बदलकर दोस्त के घर आ पहुंचे। बीरबल भी वेश बदलकर आ गए। थोड़ी देर बाद कंजूस भी आ गया। उन तीनों ने ही कंजूस की बड़ी आवभगत की और कंजूस से तरह तरह की मीठी बातें करने लगे। कंजूस भूखा था क्योंकि वह घर से खाकर नहीं चला था और दावत के नाम पर सुबह से ही कुछ खाया नहीं था। जब उसे भूख कुछ अधिक ही सताने लगी तो परेशान होकर कंजूस बोला, अरे भाई, खाने पीने का भी इंतजाम है या ऐसे ही बैठे रहना है? कवि के मित्र ने कहा, मित्र, मैंने तुम्हें भोजन के लिए नहीं बुलाया है। मैंने तो तुम्हें केवल भोजन का निमंत्रण देकर प्रसन्न किया है। यह सुनते ही कंजूस ने उन तीनों को ध्यान से देखा, फिर कवि को तुरंत ही पहचान लिया। कंजूस ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और कवि को वाजिब इनाम दिया तथा इस घटना से अच्छी सीख ली। दोस्तों, घोड़ों का एक व्यापारी कुछ घोड़ों को लेकर अरब देश से आया और शहंशाह अकबर से मिला। बादशाह को घोड़े पसंद आ गए और उन्होंने सारे घोड़े खरीद लिए और सौदागर से कहा, तुम हमारे लिए और अरबी घोड़े लाओ। तुम अरब से आए हो, इसलिए पेशगी के तौर पर हम तुम्हें 1000 रुपए दे रहे हैं। सौदागर बहुत ही प्रसन्न हुआ और वापस अरब लौट गया। सौदागर के चले जाने के बाद बीरबल को मालूम हुआ कि वह व्यापारी पेशगी लेकर अपने देश चला गया और बादशाह ने उसका नाम पता भी नहीं पूछा। उन्हीं दिनों शहंशाह अकबर बीरबल से बोले, बीरबल, हमारे राज्य में वैसे तो मूर्ख बहुत ही कम हैं, फिर भी जो मूर्ख हैं उनके नाम हम जानना चाहते हैं। इस राज्य में कितने मूर्ख हैं, उनकी गिनती करने का काम हम तुम्हें सौंपते हैं। बीरबल, आपका हुक्म सिरांखों पर, हुजूर। बीरबल कहकर मूर्खा की गिनती करने के लिए निकल गए। इतना 2 दिन के बाद बीरबल दरबार में आए और मूर्खा की एक सूची बादशाह को दी। उस सूची में बादशाह सबसे ऊपर अपना नाम देखकर भड़क उठे और बीरबल से इसका कारण पूछा। बीरबल सिर झुकाकर बोले, जहांपनाह, अरब देश से जो व्यापारी आया था, आपने उसका नाम पता पूछे बिना ही उसे 1000 रुपए पेशगी में दे दिए। यदि वह व्यापारी घोड़े नहीं लाया तो आप उसका क्या बिगाड़ लेंगे? आप तो उसका नाम पता नहीं जानते। क्या यह मूर्खता भरा काम नहीं है? शहंशाह अकबर को बीरबल की बात बहुत पसंद आई। वह अपनी गलती पर मन ही मन पछताने लगे, लेकिन वह थे तो एक शहंशाह। अकड़ते हुए बोले, यदि वह व्यापारी घोड़े लेकर आ गया? तब बीरबल ने जवाब में कहा, जहांपनाह, फिर मैं आपके नाम के स्थान पर उस व्यापारी का नाम लिख दूंगा। शहंशाह अकबर यह सुनकर अचानक ही हंस पड़े। हाजिर जवाब बीरबल भला गलत कैसे हो सकते थे? दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक बार बादशाह अकबर ने दरबार में यह घोषणा करवाई कि उनका पोता पूरे देश में सबसे सुंदर बच्चा है। वह अपने नवजात पोते को बहुत प्यार करते थे। अकबर अपने पोते से इतना अधिक प्यार करते थे कि उस बच्चे के जन्म के बाद अकबर मुश्किल से सम्राट के रूप में अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित कर पा रही थे। वह बच्चे के साथ पूरा दिन खेलते रहते थे। इससे सभी मंत्री बहुत परेशान हो गए। इसलिए जब अकबर ने कहा
कि उसका पोता देश का सबसे सुंदर बच्चा है, तो बीरबल ने कहा, जहां पनाहा, कृपया नाराज न हुआ। राजकुमार निसंदेह बहुत खूबसूरत हैं, पर मेरे ख्याल से और भी बच्चे हैं जो इनसे भी ज्यादा सुंदर हैं। अकबर ने जब यह सुना तो वे बहुत क्रोधित हुए। उसने कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं सभी मंत्रियों को यह आदेश देता है कि वह उस बच्चे को लेकर आएं जिसे वह सांप से ज्यादा सुंदर समझते हैं। यदि वह बच्चे मेरे पोते से ज्यादा सुंदर हुए तो मैं सहमत हो जाऊंगा, जैसा बीरबल ने कहा है। इसलिए अगले दिन हर मंत्री अपने साथ एक बच्चा लेकर दरबार में आया, पर बीरबल कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। फिर कुछ समय के बाद बीरबल दरबार में आया। वह पसीने से भीगा हुआ था। अकबर ने पूछा, कहाँ है वह बच्चा जिसे तुमने मेरे पोते से ज्यादा सुंदर बताया था? बीरबल ने कहा, महाराज, मैंने दरबार में बच्चे को लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ ने मुझे ऐसा करने नहीं दिया। यदि आप एक सामान्य इंसान की तरह तैयार हो सकते हैं, तो हम बच्चे को दिखने के लिए जा सकते हैं। अकबर और उसके कुछ मंत्रियों ने सामान्य लोगों की तरह कपड़े पहन लिए और बीरबल के सथा उस बच्चे को देखने चल पड़े। लंबे समय तक चलने के बाद वे एक झोपड़ी के पास पहुंचे। एक बच्चा झोपड़ी के बाहर गंदगी के ढेर पर खेल रहा था। वह गंजा था और धूल में लिपटा हुआ था। उसकी एक आंख दूसरी आंख से छोटी थी और उसकी नाक से पानी गिर रहा था। अकबर ने बीरबल से कहा, आपको लगता है कि यह बच्चा राजकुमार से अधिक सुंदर है? यह तो बहुत ही बदसूरत है। जैसे ही अकबर ने यह कहा, बच्चे की मां झोपड़ी से बाहर आ गई। वह उस आदमी पर बहुत गुस्सा होने लगी जो उसकी झोपड़ी के समाने खड़ा होकर उसके बच्चे को घूर रहा था। उसने कहा, तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को बदसूरत कहने की? निकल जाओ यहाँ से। और फिर उसने बच्चे को गोद में उठा लिया, अपने साड़ी के पल्लू से उसका चेहरा पोंछते हुए उसे चूम लिया। उसने बच्चे से कहा, मेरे प्यारे बेटे, इन लोगों को मत सुनो, तुम इस देश में सबसे सुंदर बच्चे हो। और वह छोटे बच्चे को अंदर ले गई। अकबर समझ गया कि बीरबल क्या कहना चाहता था। उसने कहा, अपने माता पिता के लिए हर बच्चा देशा में सबसे सुंदर होता है। बीरबल मुस्कराया और कहा, और समय आने पर अपने दादा दादी के लिए भी। दोस्तों, अकबर के शहर फतेहपुर सिकरी में सर्दियों के दौरान काफी ठंड पड़ती थी। एक बार बादशाह ने यह घोषणा करवा दी कि वह सोने के 1000 सिक्के उसे देंगे जो शाही महल के बाहर स्थित ठंडी झील में पूरी रात खड़े होने की हिम्मत करेगा। कई दिनों तक अकबर के पास कोई भी नहीं आया। फिर एक दिन एक गरीब ब्राह्मण दरबार में आया। अकबर उस गरीब आदमी को देखकर हैरान रह गए। वह बहुत कमजोर और बीमार था। अकबर ने पूछा, तुम काफी कमजोर और बीमार हो, तुम इस मुश्किल चुनौती को क्यों लेना चाहते हो? ब्राह्मण बोला, मेरे राजा, मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो भूखे हैं। मुझे पैसों की जरूरत है। अकबर राजी हो गए। ब्राह्मण को 2 पहरेदार झील में लेकर गए। ब्राह्मण ने अपने सारे कपड़े उतारकर जल में प्रवेश किया और पहरेदारों की निगरानी में बर्फ जैसे ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रहा। अगली सुबह पहरेदार ब्राह्मण को दरबार में लेकर गए। अकबर ब्राह्मण की बहादुरी पर हैरान था। उसने पूछा, तुमने सारी रात ठंडे पानी में खड़े रहने के लिए प्रबंध कैसे किया? क्या तुम्हें ठंड नहीं लगी? ब्राह्मण ने कहा, जी महाराज, मुझे बहुत ठंड लग रही थी, पर तभी मैंने उन दीपकों को देखा जो महल के मीनारों में चमक रहे थे। मैं सारी रात उन्हें देखता रहा और उन्होंने मुझे गर्म रखा। जब अकबर ने यह सुना तो वह ब्राह्मण से बोला, दीपक ने सारी रात तुम्हें गर्म रखा है? यह तो धोखेबाजी है। तुमने अपना कार्य ईमानदारी से नहीं किया। तुम्हें कोई सोना नहीं मिलेगा। और उसने पहरेदारों को आदेश दिया कि वे ब्राह्मण को दरबार से बाहर निकाल दें।
गरीब ब्राह्मण बहुत परेशान था। वह जानता था कि बादशाह ने उसके साथ अन्याय किया है, लेकिन बादशाह के साथ तर्क कौन करता। वह दुखी होकर घर चला गया। जब यह सब हुआ तब बीरबल दरबार में उपस्थित था। उसने सोचा, बादशाह बहुत मनमानी कर रहे हैं, मुझे उन्हें सबक सिखाना चाहिए ताकि ब्राह्मण को वह सोने मिल सके जिसका वह हकदार है। बीरबल अकबर के पास गए और सम्मान के साथ झुककर कहा, जहांपना, मैंने अपने मित्रों के लिए एक दावत का आयोजन किया है। मैं आपको और सभी मंत्रियों को आमंत्रित करना चाहता हूं। कृपया आज शाम को दावत के लिए मेरे घर पर पधारें। अकबर यह सुनकर बहुत खुश हुआ। शाम को अकबर ने खबर भिजवाई कि वे आ रहे हैं, परंतु बीरबल ने कहला भेजा कि अभी खाना तैयार नहीं हुआ है। जब तैयार हो जाएगा तो खबर भेज दूंगा। जब बहुत देर तक खबर नहीं आई तो अकबर स्वयं अपने मंत्रियों के साथ बीरबल के घर पहुंच गया। पर जब उन्होंने बीरबल को घर के आंगन में देखा तो वे हैरान रह गए। बीरबल थोड़ी सी आग जलाकर उसके पास बैठा हुआ था, जबकि जो बर्तन आग पर होना चाहिए था वह एक पेड़ की एक शाखा पर ऊंचा लटक रहा था। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? बीरबल ने कहा, जिल्ले सुभानी, मैं हम सभी के लिए स्वादिष्ट खिचड़ी बना रहा हूं। इस बात पर बादशाह जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, मूर्ख, तुम्हें क्या लगता है आग से गर्मी खिचड़ी तक पहुंच जाएगी? तुमने बर्तन ऊंची शाखा पर रख दिया है। बीरबल ने कहा, महाराजा, आग की गर्मी बर्तन तक उसी प्रकार पहुंच जाएगी जिस प्रकार महल के दीपक से गर्मी उस दिन गरीब ब्राह्मण तक पहुंची थी। अकबर ने हंसना बंद कर दिया। उन्हें एहसास हो गया कि बीरबल क्या कहना चाहता है। अगले दिन उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया और वादे के अनुसार तुसार उसे 1000 सेने के सिक्के दिए। ब्राह्मण ने बादशाह का आभार व्यक्त किया और आशीर्वाद दिया। अकबर ने बीरबल को देखा तो बीरबल मुस्करा दिए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, बादशाह अकबर को विद्वान और प्रतिभाशाली पुरुषों को अपने दरबार में रखने का बहुत शौक था। जब भी कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति उसके राज्य में आता तो वह उसे अपने मंत्रियों में शामिल कर लेते थे। अकबर का दरबार गुणी व बुद्धिमान लोगों से भरा हुआ था। इनमें से 9 लोग अकबर के दरबार में नवरत्नों के रूप में जाने जाते थे। वे असाधारण प्रतिभाशाली और अपने अपने क्षेत्र में निपुण थे। उन्हीं दिनों महेशदास नाम का एक युवका अकबर के राज्य में एक छोटे से गवा में रहता था। उसने अपने पूरा जीवन इसी गवा में व्यतीत किया था। अब वह दुनिया की यात्रा करना चाहता था। उसने बादशाह के महल व बड़े नगरों के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी थीं। उसे यहाँ घूमना रोमांचक लग रहा था। उसने निश्चय किया कि वह बादशाह के दरबार में जाएगा और वहां नौकरी पाने की कोशिश करेगा। वह बहुत भीड़ वाले बाजारों व नगरों से होकर गुजरा और अंत में शहर पहुंच गया। महेशदास महल के दरवाजे के पास तक तो पहुंच गया, किंतु अंदर प्रवेश नहीं कर सका। द्वारपाल ने उसे पकड़ लिया। उसने पूछा, आप कहाँ जाने की सोच रहे हो? महेशदास ने उत्तर दिया, मैं बादशाह को देखने जा रहा हूँ। द्वारपाल ने जोर से हंसकर कहा, मुझे लगता है उन्होंने तुम्हें व्यक्तिगत रूप से अपने भोजन कक्ष में रात के खाने के लिए आमंत्रित किया है। महेशदास शांत रहा। द्वारपाल ने पुनः कहा, तुम्हारे लिए बादशाह को देखना संभव नहीं है, वह बहुत ही व्यस्त हैं। मुझे बादशाह का आदेश है कि किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जाए। महेशदास ने द्वारपाल से अंदर जाने के 5 लिए आग्रह किया। द्वारपाल ने कहा, मैंने तुम्हें कहा न कि मैं तुम्हें अंदर नहीं भेज सकता हूँ। महेशदास ने कहा, परंतु क्यों? द्वारपाल ने कहा, क्योंकि तुम गरीब हो। हर व्यक्ति बादशाह को देखने के लिए मुझे कुछ देता है, जैसे एक गाय, एक बकरी या कढ़ाई की हुई चप्पल।
तुम मुझे क्या दे सकते हो? महेश दास ने कहा, मेरे पास अभी तो कुछ भी नहीं है, किंतु मैं वादा करता हूं कि जो कुछ भी मुझे बादशाह से उपहार के रूप में मिलेगा, उसमें से मैं तुम्हें आधा दे दूंगा। द्वारपाल जानता था कि बादशाह एक उदार व्यक्ति हैं। वह अक्सर उन्हें देखने के लिए आने वालों को महंगे उपहार दिया करते हैं। इसलिए द्वारपाल जल्दी से सहमत हो गया। महेश दास ने महल में प्रवेश किया। वह बहुत महंगे कढ़ाई किए हुए पढ़े व कालीन देखकर हैरान हो गया। पूरा महल लाल बलुआ पत्थरों से बनाया गया था और बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। बादशाह अकबर दरबार के बीच में बैठा था। महेश दास ने अकबर के सामने झुककर अभिवादन किया। अकबर ने कहा, तुमने मुझे जो सम्मान दिखाया है उससे मैं बहुत खुश हूँ। बताओ बदले में तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? महेश दास ने कहा, जहांपना, यदि ऐसा है तो मुझे 100 कोड़े मेरी नंगी पीठ पर बरसाने का इनाम दें। सम्राट बहुत हैरान हो गया। उसने कहा, यह तो बहुत अजीब इनाम है। तुम क्यों मुझसे ऐसा इनाम मांग रहे हो? महेश दास ने कहा, महाराज, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा था तो द्वारपाल ने मुझसे कहा कि आपसे जो मुझे प्राप्त होगा उसका आधा मुझे उसे देना होगा। बादशाह अकबर हंस पड़े और बोले, यह एक गंभीर विषय है। इसका मतलब है कि द्वारपाल अपना काम करने के लिए रिश्वत लेता है। इसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। द्वारपाल को पकड़कर लाया गया और उसे रिश्वत लेने के अपराध में 100 कोड़े मारने की सजा दी गई। फिर अकबर ने महेश दास से कहा, तुम बहुत ही चतुर व्यक्ति हो। क्यों नहीं तुम मेरे दरबार में मंत्री के रूप में शोभा ढाओ? महेश दास इस अवसर को पाकर बहुत खुश था। उस दिन से बीरबल व उसकी बुद्धि की कहानियां दूर दूर तक व्यापक रूप से फैलनी शुरू हो गईं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, फारस का राजा और बादशाह अकबर बहुत अच्छे दोस्त थे। वे दोनों एक दूसरे को पहेलियां व चुटकुले भेजा करते थे। उन्हें एक दूसरे से उपहार प्राप्त करने में आनंद प्राप्त होता था, जिससे उन्हें अपनी दोस्ती को बनाए रखने में मदद मिलती थी। एक दिन बादशाह अकबर को फारस के राजा से एक बड़ा सा पिंजरा और उसमें नकली शेर तथा एक पत्र प्राप्त हुआ। पत्र में लिखा था, क्या आपके राज्य का कोई बुद्धिमान व्यक्ति बिना पिंजरा खोले शेर को बाहर निकाल सकता है? यदि पिंजरा खाली नहीं हुआ तो मुगल साम्राज्य फारस साम्राज्य की संप्रभुता के अधीन आ जाएगा। अकबर ने उत्सुकता भरी नजरों से एक के बाद एक सारे दरबारियों की ओर देखा और कहा, मैं जानता हूं कि आप सभी अपने क्षेत्र में बुद्धिमान और विशेषज्ञ हैं। क्या कोई बिना पिंजरा खोले शेर को बाहर ला सकता है? उसने फिर अपने दरबारियों की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा। प्रत्येक दरबारी अपने अपने आसन पर जमा हुआ बैठा था। सारे के सारे हैरान और परेशान थे, क्योंकि यह उनकी समझ से परे था। वे एक दूसरे को देख रहे थे। वे सब निराश थे। उस दिन बीरबल दरबार में अनुपस्थित था। वह कहीं सरकारी कार्य से व्यस्त था। अकबर ने सोचा कि काश बीरबल इस समय यहाँ होता। उन्होंने बीरबल को बुलाने के लिए दूतों को आदेश दिया। अगले दिन अकबर अपने सिंहासन पर आराम से बैठे हुए थे। बाकी आसनों पर अधिकृत दरबारी बैठे हुए थे। एक आसन बीरबल के न आने से खाली था। तभी बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। उसने झुककर बादशाह का अभिवादन किया और कहा, जहांपनाह, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। मेरे लिए क्या आदेश है? अकबर ने संक्षेप में उसे पूरी बात बताई और फारस के राजा द्वारा भेजा गया पत्र उसके हाथ में रखा दिया। बीरबल ने पत्र पढ़ा और पिंजरे की ओर नजर डाली। बीरबल ने नौकर को बुलाया और एक लोहे की गर्म छड़ लाने को कहा। नौकर ने तुरंत ही आदेश का पालन किया।
बीरबल ने लोहे की गर्म छड़ से शेर को छुआ। शेर उस जगह से थोड़ा सा पिघल गया। वह तब तक उसे छूता रहा जब तक पूरा शेर पिघल नहीं गया। फारस का दूत बीरबल की प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुआ। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने कैसे जान लिया कि यह शेर लाख का बना हुआ है? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, पत्र के अनुसार यह पिंजरा बिना खोले इसे खाली करना था, लेकिन यह नहीं कहा गया था कि शेर को बरकरार रखना है। मैंने बस यह सोचने की कोशिश की यह लाख का भी बना हो सकता है। फारस का दूत दरबारी अपने राज्य वापस चला आया और उसने बीरबल के बुद्धिमानी की। दोस्तों, अकबर बीरबल की यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।